पौधे यानी खनिज पोषक का उद्ग्रहण एवं संचरण। खनिज पोषकों का उद्ग्रहण एवं संचरण। पौधे अपनी कार्बन एवं अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा वातावरण में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त कर लेते हैं और शेष को वह मृदा से खनिज तथा जल से पूरी करते हैं शेष की। अब खनिज आयनों का अब हम पढ़ेंगे खनिज आयनों का उद्ग्रहण। तो जल के समान सभी खनिज तत्व जड़ों द्वारा निष्क्रियता विधि द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते। यानी जल का अवशोषण जड़ों द्वारा निष्क्रिय विधि द्वारा होता है और बाकी की जो खनिज है उनका अवशोषण निष्क्रिय विधि द्वारा नहीं होता है। इसके लिए दो कारक जिम्मेदार है खनिजों के अवशोषण के लिए। मृदा के अंदर खनिजों का आयनित या आवेशित रूप में रहना जो कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते, जिसके कारण खनिज कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते। दूसरा कारण है मृदा में खनिजों की सांद्रता। तो दो कारण है, यानी खनिजों का आयनित अवस्था में होना और दूसरा खनिजों की सांद्रता। इस कारण खनिजों का अवशोषण सक्रिय अवशोषण होता है। इसलिए अधिकतर खनिज जड़ों में बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं और इसके लिए एटीपी की भी आवश्यकता होती है। मूल रोमक कोशिकाओं में जल के साथ में कुछ आयन भी प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार अधिकांशतः आयनों का प्रवेश सक्रिय होता है तथा कुछ आयनों का परिवहन निष्क्रिय रूप में भी हो जाता है। एंडोडर्मिस की अंतःत्वचीय कोशिकाओं के परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु होते हैं। यहाँ पौधे विलेय की मात्रा एवं प्रकार को जाइलम में पहुंचाते हैं तथा समायोजित करते हैं। मूल अंतःत्वचा में सुबेरिन की पट्टी होने के कारण एक ही दिशा में सक्रिय परिवहन करने की क्षमता होती है। अब हम देखते हैं खनिज आयनों का स्थानांतरण किस तरह से होता है। जब आयन सक्रिय या निष्क्रिय विधि द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और ये जाइलम तक पहुंच जाते हैं तब इनका परिवहन तने एवं सभी भागों तक बाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड पौधे की वृद्धि का क्षेत्र होता है, जैसे शिखाग्र, पार्श्व बीजोत्तक, तरुण पत्तियां, विकासशील फूल, फल एवं बीज तथा भंडारण अंग। खनिज आयनों का विसर्जन महीन सिराओं के अंतिम छोर पर कोशिकाओं के द्वारा विसरण एवं सक्रिय उद्ग्रहण से होता है। खनिज आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो जल्दी पुनः संगठित हो जाते हैं और जो संगठित नहीं होते, दूसरे संगठित नहीं होते हैं। पुराने जरावस्था वाले भाग से किया जा सकता है, यानी पुरानी तथा मरती हुई पत्तियां अपने भीतर के खनिज को नई पत्तियों में निर्यात कर देते हैं। ठीक, यानी जो इसी प्रकार से जो पत्तियां पर्णपाती वृक्षों से झड़ने के पहले अपने खनिज तत्वों को अन्य भागों को दे देते हैं। जो पदार्थ
प्राय त्वरित संचालित होते हैं या त्वरित गति से संगठित होते हैं। वे फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पुनः संगठित नहीं होते हैं। उन्हें संरचनात्मक कारक कहते हैं, जैसे कि कैल्शियम को पुनः संगठित नहीं किया जा सकता। पहले यह माना जाता था कि जाइलम सिर्फ अकार्बनिक तत्वों का परिवहन करता है, फ्लोएम कार्बनिक तत्वों का, पोषकों का परिवहन करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रकार के तत्वों का परिवहन करते हैं। फिर हम देखते हैं फ्लोएम परिवहन उद्गम से कुंड की ओर प्रवाह। फ्लोएम में शर्करा का परिवहन उद्गम से स्रोत से कुंड की ओर होता है, लेकिन इसमें दोनों प्रकार का परिवहन होता है। कुंड से कभी तो कुंड स्रोत का कार्य करने लगता है, कभी स्रोत कुंड का कार्य करने लगता है। जड़ों में एकत्रित की गई शर्करा बसंत के आरंभ में आहार बन जाती है, यानी आहार का स्रोत बन जाती है। इस समय पादपों पर नई कलियां कुंड का काम करती है। इस तरह से यहाँ जो फ्लोएम रस का परिवहन दो तरफा हो जाता है। और जल का परिवहन एक तरफा होता है। फ्लोएम रस में भोजन का परिवहन सभी दिशाओं में हो सकता है, जब तक स्रोत और कुंड शर्करा का उपयोग संग्रहण तथा अपादान में सक्षम हो। फ्लोएम रस में मुख्यतः जल और शर्करा होते हैं, लेकिन अन्य शर्कराएं, हार्मोन, एमिनो अम्ल आदि फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। स्रोत से कुंड की ओर शर्करा के स्थानांतरण के लिए जो विधि है, उस विधि को हम समूह प्रवाह विधि कहते हैं या दाब प्रवाह विधि कहते हैं। जैसे ही स्रोत पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, यह डाइसैकेराइड में बदल दी जाती है। फिर इसके बाद शर्करा को सखी कोशिकाओं में तथा फिर इसके बाद सक्रिय परिवहन द्वारा जीवंत फ्लोएम की चालनी नलिका कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। स्रोत पर लदान की यह प्रक्रिया फ्लोएम एक अतिपराशरी अवस्था को पैदा करता है, जिसे निकटवर्ती जाइलम जल परासरण के द्वारा फ्लोएम में चला जाता है। जब परासरणी फ्लोएम बन जाता है तो फ्लोएम रस निम्न दाब के क्षेत्र में चला जाता है और कुंड पर परासरण दबाव निश्चित रूप से घटना चाहिए। और इस तरह से फिर सक्रिय परिवहन द्वारा शर्करा आवश्यक अंगों में पहुंच जाती है और वहां पर और जाइलम से व फ्लोएम से बाहर निकाल ली जाती है कोशिका तक, जहां शर्करा को ऊर्जा स्टार्च और सेलुलोज में बदल लिया जाता है। जैसे ही शर्करा हटती है, परासरण दाब घट जाता है और जल फ्लोएम से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से जल भी जाइलम से फ्लोएम में आ जाता है और फिर फ्लोएम से बाहर चला जाता है। फ्लोएम ऊतक सीप ट्यूब कोशिका चालनी नलिका कोशिकाओं से बना होता है, जिसकी लंबी स्तंभ की रचना आकार की कोशिकाएं होती है और इसकी अंतिम भित्ति पर छिद्र होता है, जिसे चालनी पट्टिका कहते हैं। कोशिका द्रव्य तंतु चालनी पट्टिका के छिद्र में प्रवेश करते हैं तथा सतत तंतु बनाते हैं। जैसे ही द्रव स्थितिक दबाव फ्लोएम के चालनी नलिका में बढ़ता है, दाब प्रवाह शुरू हो जाता है तथा द्रव फ्लोएम से
फ्लोएम से चलने लगता है तथा इस बीच कुंड पर आने वाले शर्करा को फ्लोएम से सक्रिय रूप से तथा शर्करा के रूप में बाहर किया जाता है। फ्लोएम में विलेय की क्षति से कुछ जल विभव पैदा होता है और पानी अंत में जालम में वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रयोग है ग्रिडलिंग। ग्रिडलिंग प्रयोग का उपयोग भोजन के परिवहन होने वाले ऊतकों की पहचान करने में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि पेड़ के चारों ओर, तने के चारों ओर एक बले बना देते हैं, यानी कि बलकुट को काट दिया जाता है और कुछ सप्ताह बाद देखते हैं कि छाल फूल जाती है। तो इससे पता चलता है कि फ्लोएम ऊतक भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है और इसका परिवहन भी एक दिशीय ही होता है, अर्थात मूल की तरफ होता है। तो इसके साथ में हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है।